नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश में जो दो राज्य हैं जहां से कि चुनाव परिणाम लगातार आ रहे हैं, उन पर आज भी हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर उन राज्यों में हो क्या रहा है, जनादेश किस ओर जाता दिखाई दे रहा है या फिर लगने लगा है कि अब सरकार बन ही जाएगी इस पार्टी की, उसके पीछे कारण क्या थे, तमाम बिंदु हैं जिस पर अपने मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा। पहले परिचय करवा दूं अपने सभी मेहमानों का आप सभी से। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी आपका स्वागत है। प्रीति उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। प्रीति जी आपका स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी आपका भी स्वागत है। चलिए मैं सीधे सीधे शुरुआत कर लेता हूं चर्चा की। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हरियाणा के जो रुझान आ रहे हैं, परिणाम तो अभी कुछ सीटों के ही आए हैं, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कुछ राउंड की अभी गिनती सिर्फ बाकी है, ऐसे में ये दावा किया जा रहा है ये जो रुझान है यही परिणाम में बदलने वाले हैं, परिवर्तित होने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तब की स्थिति में क्या कुछ आप देख पाते हैं, क्या कुछ समझ पाते हैं? चर्चा की शुरुआत आपसे मैं कर लेता हूं दिनेश जी। जैसा कि देखिए मैं भी देख रहा था, अभी आप बैठे थे, मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था। हरियाणा के बारे में क्या आपने ऐसा सोचा था ये रिजल्ट आने वाला है? क्योंकि जितने एग्जिट पोल हम देख रहे थे कि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, 13 एजेंसीज के एग्जिट पोल में अभी देख रहा था, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस सीधे सीधे सरकार में आ रही है। कुल मिलाकर मैंने देखा 40 से लेकर 50-51 तक की सीटें। जब गणना की शुरुआत होती है तब भी हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे 17 सीटों तक पहुंच गई है। और शुरुआती रुझानों में जो आंकड़े आ रहे थे उसमें कांग्रेस ने 65 तक को छू लिया था। क्या तब भी आपको ऐसा लगा था आप आने वाले हैं? जी संजय जी, आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। और इस देश की जनता को मैं बधाई दूंगा कि उनकी एक चुनी हुई सरकार, मोदी जी की गारंटी की सरकार, एक प्रदेश में फिर से तीसरी हैट्रिक बना रही है। इसलिए पूरे देश को और खासकर हरियाणा को और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को जो मां भारती के लिए काम करता है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, जो घर से निकल के इस माँ भारती के लिए काम करने के लिए देश के लिए निकलते हैं। आपकी बात रही संजय जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन काम करता है, क्योंकि हम माँ भारती के लिए काम करते हैं, हम किसी पार्टी या संगठन के लिए। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा रोकूंगा। हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। सूरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। माँ भारती के लिए काम करते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, और जो काम करेगा चाहे वो किसी भी दल, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी का होगा, उसको भारत की जनता अपने सराखों पर बैठाएगी। और एक बार फिर ये जनमत ने बता दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है, और जनता का विश्वास हमारे साथ में है। हमने देखा राहुल गांधी ने अग्निवीर के नाम से कितने बड़े बड़े झूठ और फरेब की राजनीति करी, लेकिन वहां हरियाणा की जनता आपने दिखा दिया कि देश आज सुरक्षित हाथों में है, और थप्पा लगा के बता दिया इस देश को कि ये देश अगर कोई चला सकता है तो वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो देश हित में काम करती है। ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं रह गई है। दूसरी ओर मैं बात करूं, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते थे, कांग्रेस पार्टी सोनिया, राहुल, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को बच्चे को एडजस्ट करने में लगी हुई है। ये भारत की जनता के लिए काम नहीं कर रही, और ये जनता ने एक जनमत देके फिर बता दिया कि कांग्रेस पार्टी इस देश से खत्म होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बन के रह गई है। मैं बात करूं विकास की, जो हरियाणा में। दिनेश जी एक बात बता दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में नहीं चली क्या मोदी की गारंटी? देखिए, कश्मीर में हम कभी नहीं रहे हैं, कश्मीर में भी हमारी कुछ बढ़त आई है जी। निसंदेह हम वहाँ की जनता भी हमको विश्वास कर रही है, और हम हर राज्य में बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीट की पार्टी थी, 1980 से 2 सीट से हम चले थे। आज देश की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का अगर खिताब मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि ये भारत की जनता की पार्टी है। ये भारत की जनता ये पार्टी बना के चल रही है, और इस पार्टी में उनके बहुत ही, आज मैं एक बात और कहूंगा संजय जी, 15 साल, 12 साल, 11 साल होने जा रहे हैं, मोदी जी को एक दाग नहीं लगा प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर। आपने देखा होगा जितने भी राज्य हैं
वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दाग नहीं लगता। इनको 5 साल 2 साल हम सरकार में देती है जनता, दाग के ऊपर दाग लगते हैं। छत्तीसगढ़, मैं प्रीति जी से पूछ लेता हूँ क्या मानती हैं दाग नहीं लगते। प्रीति जी, आप सुन रहे होंगे जो दिनेश जी कह रहे हैं, ठीक है। मैं शुरुआत वहीं हरियाणा से ही करता हूँ। हरियाणा में आप देख रही थी शुरुआती जो आंकड़े आ रहे थे, काफ़ी उत्साहित थे। मैं कांग्रेस के नेताओं से बात भी कर रहा था तब, वहाँ के भी कुछ नेता हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हो रही थी, तो बिल्कुल निश्चिंत थे। कहा जा रहा था कि हरियाणा तो हम ले जाएंगे। एग्जिट पोल भी यही बता रहा था, सर्वेज भी बहुत से ऐसे बता रहे थे। मैंने बताया करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे सर्वे हैं, एजेंसीज हैं जो बता रही थी। आपने ये सोचा कि इस तरीके से हार होगी, या फिर अभी भी देखिए ये अप एंड डाउन चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक बढ़त कहा जा सकता है ऐसी मिल चुकी है, माना जा रहा है। रुझानों को अगर देखें तो भाजपा हरियाणा ले जा रही है, तो क्या लगता है? अच्छा, इसी बीच आपने जो भाजपा के नेता कह रहे थे, एक आरोप भी लगा दिया, वो भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि आप आंकड़े बड़ी जल्दबाजी, मतलब धीरे धीरे आप आंकड़े जारी कर रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे आप अपलोड कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होना है प्रीति जी? उससे होता है, देखिए फर्क पड़ता है। अगर आप ध्यान दें, आप खुद बता रहे हैं कि आप कांग्रेस नेताओं के साथ साथ आई एम श्योर आप बीजेपी के नेताओं से भी टच में होंगे। आप बहुत वरिष्ठ और बहुत पुराने हैं इस फील्ड में और आप हर जगह जानते हैं संजय जी। तो आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी को तो हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, इसलिए हरियाणा पहले बोले कि गाँव में घुसने नहीं मिल रहा था। वहां के युवा खिलाफ थे इनके, वहां के जो वहां पे जवान होते हैं, जवान जाते हैं बहुत ज्यादा आर्मी में, वो उनके खिलाफ थे। वहां किसान इनके खिलाफ थे। तो ये वोट देने वाले लोग कौन आ गए, कहां से आ गए, ये थोड़ा सा समझना। देखिए हम लोगों ने बनारस में भी देखा था, मोदी जी पीछे हो गए थे, कोई सीन नहीं था। अजय राय जी वहां जिस तरह से बढ़त बनाए हुए थे, फिर इसी तरह होता है कि काउंटिंग धीरे हो जाती है। इसी तरह हमारे वरिष्ठ नेताओं को बोलना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को कि जी घंटा अपडेट नहीं आया था। तो पुराना इनका ट्रेंड चला आ रहा है। लेकिन आज बात करेंगे अभी वर्तमान की, तो अभी भी रुझानों में भी कांग्रेस बहुमत के आसपास ही है। अभी 8-10 सीट का उलटफेर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है संजय जी, आपने भी देखा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो बल्कि रिजल्ट जम्मू कश्मीर में ज्यादा आ गए हैं और वहां तो स्पष्ट दिख रहा है कि वहां तो इनको कहीं से सरकार का मौका नहीं मिल रहा, मगर इनकी पैंतरेबाजी खत्म नहीं होती है। कल इन्होंने वो 5 वहां पे मनोनीत करना शुरू कर दिया, तो इनको खेला करने में ज्यादा विश्वास है। और इल्जाम लगाने के लिए देखिए, अब हम राफेल से शुरू करें, कहां से शुरू करें बात, तो ये इस तरह की बातें इन्हें आज करनी नहीं चाहिए। बात ये है कि रिजल्ट अभी आए नहीं है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में पहले से स्पष्ट। प्रीति जी क्या कहना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? घुसने नहीं दिए गए थे जम्मू रीजन में, थोड़ा बहुत, बल्कि जम्मू रीजन में 30 तक आप ध्यान दें तो एग्जिट पोल में। प्रीति जी आप सुन पा रही हैं? प्रीति सुन पा रही हैं आप? जी, मैं आप कंटिन्यू करिएगा, मैं एक सवाल सिर्फ जोड़ रहा हूँ, कंटिन्यू कीजिएगा। आप कह रही हैं कि घुसने नहीं दिया जा रहा था भाजपा के नेताओं को, युवा खिलाफ थे, लोग खिलाफ थे, मतलब आप तमाम कह रही खिलाफ थे, तो आप कह रही हैं वोट किसने दिया? मतलब आप कुछ बता सकती हैं, कोई कल्पना आपकी कि किसने दिया ये वोट? इटली के लोगों ने। ये इनकी भी कल्पना के बाहर है। इटली के लोगों ने, जनता पार्टी के अपने नेताओं से इटली से आके लोगों ने, प्रीति जी इटली से आके लोगों ने वोट दिया। एग्जिट पोल में भी प्रीति जी मैं आपको बता देता हूँ, इटली के लोगों ने वोट दिया, हरियाणा के लोग तो वोट देते ही नहीं है। से इतने वोट मिलेंगे। देखिए ईवीएम को लेकर के बहुत बातें बहुत हुई रोली है हमारे ईवीएम पे प्रीति जी। हम पोस्टल बैलेट पे जाना चाहते हैं, उनके लिए करप्शन करने के लिए पोस्टल बैलेट पे सकते थे। दिनेश जी थोड़े सुनने का, दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले प्रीति जी कह लें। इंटरप्ट नहीं किया, प्रीति जी कह लें। लेकिन अभी भी पूरी तरह रिजल्ट आए नहीं है संजय जी। हम लोग इंतजार करते हैं थोड़ा और, 8-10 सीट का उलटफेर पूरा आंकड़ों का खेल बदल देगा। अभी भी अगर आप देखेंगे मार्जिन 1000-2000 वाले मार्जिन वाले 8 से 10 सीटें, कुछ तो 400-500 वाले मार्जिन अगर आपने हरियाणा में देखा है तो। जम्मू कश्मीर में ये स्थिति नहीं है। जम्मू कश्मीर में बहुत स्पष्ट तौर पर चल रहा है मार्जिन, चाहे 2-3 सीट ही है ऐसी जहां मार्जिन इतना कम है, बाकी में बहुमत से, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर में आप दूरू सीट से देखें, गुलाम अहमद मीर साहब 29,000 सीट का लीड ले चुके हैं। तो ये क्लियर दिखता है, जम्मू कश्मीर में चीजें क्लियर है। हरियाणा में अभी भी
पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, पहले कह लीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं दिनेश जी, मैं सूरज जी के पास जाऊंगा संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। सबसे पहले तो मैं प्रीति जी की बात कहना चाहूंगा, ये कितनी गलत बात कर रही हैं ये डिबेट में बैठ के। हरियाणा में कहां से आके लोग वोट दे दिए? अरे शर्म करो, जनता को आप गाली दे रहे हो आज बैठ के इस लाइव डिबेट में। अरे जनता ने चुना है, जनता ने वोट दिया है, आप कहां से पार्टी की प्रवक्ता बन गई? प्रीति जी मुझे शर्म आ रहा है आज आपके ऊपर कि आप हरियाणा की जनता को, देश की जनता को कहां की जनता बोलने लग गए हो। इसीलिए आपकी दुर्गति इस प्रदेश की और इस देश की जनता कर रही है। आप बात करते हो राफेल पे झूठ बोलने वाले लोग, राहुल गांधी जैसे को जलेबी और सोना, सोना बनाने। प्रीति जी आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रही थी मैं चुप हो गया था। झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले लोग, और बता दी इस प्रदेश की जनता ने, हरियाणा की और देश की जनता ने तीसरी बार मोदी की गारंटी वाली सरकार को हरियाणा में बैठाकर आपका टुकड़ा साफ करके, अरे जम्मू कश्मीर की बात करते हो, लंगड़े गठबंधन की सरकार में जा रहे हो। दिनेश जी, सूरज जी से जान लेता हूँ, सूरज जी से। झूठ और फरेब की राजनीति, सूरज जी से, दिनेश जी शर्म आ गई आज मुझे। दिनेश जी, देश की जनता को आज गाली दे दी लाइव डिबेट में बैठकर, शर्म आ रही है आपके ऊपर। दिनेश जी, सूरज जी आप भी इन कॉन्टेस्ट में थे सर, हरियाणा से आपको काफी उम्मीद थी। मैं देख रहा था कि केजरीवाल जी वहां पहुंचे थे, सभाएं हो रही थी, बहुत सी बातें हो रही थी। इस बार भी क्या हो गया सर? पिछली बार भी जब मैं बात कर रहा था आपसे तो आपने कहा था कि हम चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कमी रह गई, हम ठीक करेंगे। जनता आखिर हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रही है? हम तो बातें तो हम भी कर रहे हैं। क्या सर इस बार भी जनता बात आपकी नहीं समझ पाई? सूरज जी देखिए, कांग्रेस की सोच के कारण नए देश गर्त में जाएंगे जी। राहुल गांधी ने बोला था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, और आप देखेंगे कि गठबंधन के नाम पे कैंडिडेट डिक्लेयर करने के 2 दिन बचे थे, शाम तक कांग्रेस ने उस स्थिति को क्लियर नहीं किया। आनंद फानंद में जो है आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन किया। आप देखेंगे बहुत नजदीक से तो 2000, 3000, 1000, 5000 की लीड से जो लोग हार रहे हैं, अगर आम पार्टी साथ होती, बीएसपी साथ होती, ये जो दलित वोट और ये मुस्लिम वोट डाइवर्ट हुए हैं, तो ये जो एक इतिहास रचा गया जिसको दिनेश जी बोल रहे थे कि ये बिगेस्ट है भाजपा की। पहली बार में 47 सीट लाए, दूसरी बार में 40 हुए, 50 के आसपास पहुंच रहे जी। तो ये जो इनको मंथन करने की जरूरत है। 99 सीट पाने के बाद कांग्रेस ना अपने सोच को ना कहीं पे रोक नहीं पा रही, उनको लग रहा है हम पूरा जग जीत गए हैं। लेकिन अगर वोटों का बिखराव होगा तो यही स्थिति होगी, और कांग्रेस इससे संभलती दिखती नहीं है। पंजाब के अंदर इनको आम आदमी पार्टी से गठबंधन चाहिए था, जहां पे कुछ नहीं है। दिल्ली में इनके पास 0 सीट है, वहां इनको गठबंधन चाहिए। लेकिन जहां ये थोड़े भी मजबूत हो, उदाहरण छत्तीसगढ़ का भी है, यहाँ भी गठबंधन के नाम पे घुमाते रहे, 1 सीट नहीं दिए। यही स्थिति इन्होंने हरियाणा में की, और अगर अभी भी कांग्रेस नहीं जागी तो इनकी स्थिति और इससे बदतर होगी। हमारा शेयर वहां कम था, आप देखेंगे तो 1 लोकसभा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा में लीड की थी, बाकी जगह नहीं कर पाई थी। ये मंथन तो कांग्रेस को करना है कि 99 से 9 पे आना है कि आगे बढ़ना। सूरज जी आप इंडी अलायंस जो है उसकी अब प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं क्या? गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह गया अगर आप जैसा कह रहे हैं? गठबंधन के दल ही अगर साझा रणनीति पे काम नहीं कर रहे हैं, तब क्या इसका अर्थ आप समझते हैं? सर मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आप, हमारा कैंपेन इस दिशा में चलता है कि हम गठबंधन के साथी बन के कैंपेन कर रहे थे जी। हम, आप जहां कांग्रेस मजबूत थी हम वहां नहीं जा रहे थे, हम अपनी देख रहे थे जी। लेकिन आप कैंडिडेट डिक्लेरेशन के 2 दिन पहले तक स्थिति क्लियर नहीं करते हैं, तो आप हमारे कल कर रहे थे, या तो आपको शुरू दिन से कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। आप दिल्ली में गठबंधन चाहते हो, आप लगातार 0 पे 0 पा रहे हो। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि जहां पे हम मजबूत थे वहां भी आप हमको लड़ने नहीं दिए, जहां पे आप मजबूत थे आप नहीं लड़ने दिए, और इस फूट का फायदा बीजेपी लेके चले गई। अगर अभी भी ये सही तरीके से कांग्रेस ने मंथन नहीं किया, आप सोचो जहां पूरे सर्वे फेल हो गए, एक भी सर्वे बोल रहा था क्या कि बीजेपी जीतेगी? 2014 में ये 47 सीट लाते हैं, 2019 में 40 सीट लेते हैं, और 2024 में 50 सीट चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ इतिहास में? ये सिर्फ और सिर्फ
कांग्रेस की ये बददिमागी है, इनको 99 सीट ना हजम नहीं हो रही है, इस कारण इनको लगता है पूरा देश इनके साथ हो गया, और इस कमी को अगर कांग्रेस सुधार नहीं किया तो बाकी जगह भी मुंह की खाएंगे। प्रीति जी गंभीर आरोप है, आपके ही साथी का विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी बात जो फ्रस्ट्रेशन अभी निकाल रहे हैं, तो पहले तो उनको बधाई भी दे दे। वैसे जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक सीट निकाला है, बिल्कुल इसके विपरीत, किसी भी एक्सपेक्टेशन के विपरीत आपके कैंडिडेट, क्योंकि हम वहां पर थे उस समय और हमने देखा था आपके कैंडिडेट का प्रचार प्रसार, और उन्होंने मेहनत की थी नो डाउट, और उन्होंने जीत हासिल की है, तो आपको बधाई भी दे दे एक सीट के लिए। जीत ऑलरेडी रजिस्टर कर ली है उन्होंने, वो इकलौती सीट है हालांकि आपकी। लेकिन सूरज जी और संजय जी, आपने जो प्रश्न किया, देखिए गठबंधन में कहाँ मजबूत कांग्रेस है और कहाँ आप है, या कितना सीट का लेन सेटल होगा, कौन से सीट पे कौन लड़ेगी, ये बातें बहुत सी चीजों पे निर्भर करता है। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, वो लोकसभा के लिए था। स्टेट शुरू से ये था कि स्टेट वाइज ये अलग ही रहेगा, ये बहुत क्लियर थे। ये सिर्फ आप आम आदमी पार्टी की बात नहीं, हर पार्टी की बात है। वरना हरियाणा में कोई एक आध सीट समाजवादी पार्टी को भी होना चाहिए था, या कोई और पार्टी भी आ सकती थी। तो देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, ये लोकसभा के लिए था। स्टेट असेंबली के लिए हमेशा अलग वहां के समीकरण के हिसाब से ही सीटें तय होती है। और आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इल्जाम लगाने के लिए। अगर हम ये कहे कि केजरीवाल जी को बेल कैसे मिल गया ठीक चुनाव के पहले, क्यों आखिर आम आदमी पार्टी के और नेताओं को, और इतना ही नहीं, आपने देखा तो जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रशीद को भी बेल मिला। तो ये तो पैतरेबाजी, अभी इल्जाम की बात कर रहे थे ना कि ये इस तरह की हरकतें नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। बेल जी, मैं पहले एक बार आप इसी ये सवाल अपने अपने पास आप रखिए, आप प्रवक्तागण ये सवाल अपने पास रखिए, सूरज जी और दिनेश जी आप भी। मैं पहले एक बार रमेश पांडे जी से समझ लूं, काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं वो। रमेश पांडे जी, जैसा कि देखिए पूरा आप सिनेरियो देख रहे हैं, प्रीति जी क्या कह रही हैं, सूरज जी क्या कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। गठबंधन के साथ ही हैं, लोकसभा चुनाव में इन्होंने गठबंधन किया, अच्छा प्रदर्शन किया गठबंधन के साथियों ने, इंडी ने। अब जब बातें हो रही हैं, देखिए राज्यों तक जब बातें पहुँच रही हैं, तो किस तरीके के मतभेद सामने आ रहे हैं। तो क्या ये मतभेद आने वाले समय में दीर्घकालिक जो योजनाएं होती हैं राजनीति की, रणनीति को लेकर, उसमें ये काम कर पाएंगी ऐसे मनमुटाव के साथ, कि प्रदेशों में ऐसा मनमुटाव और देश की बात हो तो एक साथ आ जाइए, या फिर एक जो वातावरण बना हुआ है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वो विवश करता है कि आप साथ आइए, राज्यों की बात छोड़िए, अब तो साथ आ जाइए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। रमेश जी, की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। अगर गठबंधन की राजनीति करनी है तो लोगों को अलग अलग दल बनाने की क्या जरूरत है, सब लोग एक साथ हो जाएं, एक ही दल में मर्ज हो जाएं। तो आप देखिए, हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो आज ताजा रिजल्ट है, इस पर थोड़ा विश्लेषण करें जी। तो हरियाणा की स्थिति आप देखिए, रिजल्ट इसमें बताइएगा रमेश जी बताइएगा, जो सूरज जी कह रहे हैं वो फैक्टर क्या यहाँ काम कर रहा है कि गठबंधन अंत तक नहीं हो पाया, इसलिए ये स्थिति है? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और हर दल के लोग अपने अपने तरीके की बात रखते हैं और अपना तर्क देते हैं जी। लेकिन गठबंधन की राजनीति का कोई भविष्य नहीं। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों को एक दूसरे के कंधे पे वार करना है, तो दोनों को एक हो जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी में विलय कर लेना चाहिए। तो गठबंधन से काम नहीं चलेगा भाई। दोनों पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, दोनों के तरीके हैं, दोनों के तर्क हैं, तो एक साथ कैसे हो सकते हैं? वो समय काल परिस्थिति होती है कि कहीं कोई लाभ मिल जाए। मैं हरियाणा की जो चुनाव परिणाम है उसकी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ। आप देखिए, हरियाणा में पिछला चुनाव जो 2019 में हुआ था, उसमें जजपा एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो 10 सीटें जीता था। इस बार जजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है। तो जजपा का जो वोटर था, आप 2019 में समझिए, 2019 में वो वोटर कांग्रेस से भी नाराज था और भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, तो जजपा के साथ चला गया जी। इस बार जो जजपा एक भी सीट नहीं पाई, तो जजपा का जो वोटों में बिखराव हुआ, उसका ज्यादातर फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा ले गई। कांग्रेस उसमें कम सीटें उठा पाई।
अब रही बात जो मैंडेट अभी दिख रहा था, तो कांग्रेस 2019 से इस बार 5 सीटें ज्यादा जीत रही है जी। कांग्रेस को मुनाफा हुआ है, कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें पिछले चुनाव से ज्यादा मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें और भी एग्रेसिव हो गई है जी। और जो अन्य वो जो लोग आते थे, निर्दलीय चुनाव जीत करके आते थे या किसी और दल से आ जाते थे, छोटे मोटे दल से, उन लोगों का लगभग सफाया हो गया। तो जो वोटर है 1-2 में वो केंद्रित हो गया है, सीधी फेस टू फेस विनर और रनर में आ गया है। तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू का बेल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कश्मीर में अभी भी जो टेररिस्टों हैं, आतंकवादियों हैं, उनका खौफ कायम है। भारतीय जनता पार्टी उनके खौफ को नहीं हटा पाई है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर हुई है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से पिछले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में ज्यादा सीटों पे कैंडिडेट भी नहीं उतारे थे। आप देख रहे होंगे कश्मीर में निर्दलीय उम्मीदवार कई चुनाव जीत करके सामने आए। तो इस तरह से इसको किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं किया तो उसका ये असर पड़ गया और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया तो उसका ये असर पड़ गया। ये कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट है कि जो पब्लिक, अब जैसे कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है तो उसका कारण है उनके बड़े नेताओं में आपसी गुटबाजी का भी एक असर देखने को मिला है, जिसका उनको नुकसान मिल सकता है जी। ये बहुत सारी बातें रही। पिछली बार की तुलना में आधी है कांग्रेस इस बार जम्मू कश्मीर में। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने प्लस किया है जी। हालांकि 370 का जो मुद्दा था वो मेरे ख्याल से वो कहीं वहां प्रभावकारी नहीं दिख रहा है जी। ठीक है जी, चलिए कंटिन्यू करना चाह रहे थे दिनेश जी, फिर सूरज जी। देखिए मैं संजय जी को, सूरज जी को मेरी लेकिन जाग गए, आप जान गए कि कांग्रेस हमेशा विश्वासघाती पार्टी रही है। ये विश्वासघात करना कांग्रेस की रीति और नीति रही है। इसलिए आप अपने अरविंद केजरीवाल जी को ये बात अवगत कराइए, क्योंकि ये पार्टी किसी की नहीं है, ये पार्टी सिर्फ इटली के दरबार की है। दूसरी, मैं मेरी बहन को मैं बताना चाहूंगा, प्रीति जी सुन लीजिए, प्रीति जी सुन लीजिए। वो आप बात कर रहे थे कि हरियाणा में हमको घुसने नहीं दिए, हरियाणा में हम सरकार बना रहे, तीसरी बार सरकार बना रहे प्रीति जी, और सरकार बना के आपके जैसे लोगों के मुंह में हरियाणा के लोगों ने तमाचा जड़ा है और बता दिया जनमत के माध्यम से कि आप झूठ और फरे अग्निवीर के नाम से आपका राहुल गांधी झूठ बोलता है। अरे जिस राहुल गांधी को देश की रीति और नीति की जानकारी नहीं है, वो प्रवक्ता यहाँ बैठ के बात करती है, बोलती है कहाँ के लोग वोट दे दिया। अरे शर्म करो, विश्वासघाती लोग विश्वासघात कर करके इस देश की जनता को गुमराह किए, 70 साल तक बेवकूफ बनाने का काम किया। और रही बात, आप बोलते हो किसान, अरे किसानों ने बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को वोट देके बता दिया कि आपके दोगले लोगों के बदौलत ही ये पार्टी यहाँ जा रही है। और रही बात, मैं बात करूं, हर देश में हर कोने में बन रही है। ठीक है सूरज जी, संजय जी ये बोलेंगी तो मैं, जब ये बोलेंगी तो मैं भी इनका काट करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे सभी को पर्याप्त समय दे रहा हूं, झूठ बोल के यहाँ गुमराह मत करें। करके यहाँ पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें, अरे सरकार बना के दिखा दी, उस जनता ने जनमत देके बता दिया कि आपकी कहीं जगह नहीं, और तीसरी बार सरकार बना के हरियाणा में बता दिया। उसके बाद मैं आप दोनों से एक अनुरोध करूंगा कि भाषाई मर्यादा रखें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा भाषाई मर्यादा रखें। सूरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने रमेश जी को भी सुना जी। देखिए सर, हम रमेश जी बोल रहे थे कि पिछली बार से 7 सीट ज्यादा है। हम पिछले इलेक्शन का वो नहीं कर रहे डिबेट, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। भारत देश का एक भी मीडिया हाउस, एक भी सर्वे ने ये नहीं कहा कि वहां बीजेपी, सबने बोला कांग्रेस जीत रही है। और अगर उसके बावजूद भी कांग्रेस आत्ममंथन नहीं करती है कि वो क्यों हारी,
उसके वोटों का बिखराव क्यों हुआ। तो आप देखिए, जनरल इलेक्शन मोदी जी के चेहरे पे बीजेपी ने लड़ा, वहां पे कांग्रेस ने 5 सीट लाया 10 में से। आप समझिए, जहां पे मोदी लहर थी, जहां 400 सीट की बात होती थी, और उस गठबंधन के तोड़ने के कारण आज ये स्थिति पैदा हुई कि आप कहां 70 सीट सोच रहे थे, सुबह आप 72 तक दिखने लग गए थे, आप 35 पे आके टिक गए। तो अगर हम आत्ममंथन नहीं करेंगे ये क्यों हुआ, अब मैं बोल रहा हूं कि आप जब रिजल्ट का परिणाम पूरी तरीके से 90 सीटों का आएगा तो आप देखेंगे कि बहुत जगह जो वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने पाया वही वोट का अंतर हारने का रहेगा कांग्रेस का। तो या तो गठबंधन को, और जब मैं उंगली रेस कर रहा था तो हमारी बहन जी बोल रही थी कि गठबंधन की बात जनरल इलेक्शन का था, ये सच है, लेकिन मैं इनकी जानकारी को दुरुस्त करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी स्वयं बोले थे हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, लेकिन इनकी लोकल लीडरशिप के दबाव में ये गठबंधन नहीं होने दिए। पंजाब के अंदर जनरल इलेक्शन का जो चुनाव हुआ उसमें गठबंधन नहीं होने दिए, लेकिन उसके विपरीत जब सीएम बनना होगा, जब कुछ बनना होगा, तब बोलते हैं कि जो आला कमान बोलेगा वो मैं। तो ये जो नूरा कुश्ती है कि आला कमान बोलता है कि स्टेट नहीं सुन रहा है, स्टेट बोलता है कि मैं आला कमान की सुन रहा हूं। अगर हम आत्ममंथन सही तरीके से नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो जनता एंटी इनकम्बेंसी के तहत भाजपा को वहां से हटाना चाहती थी, वोटों के बिखराव के कारण आज बीजेपी वहां पे एक इतिहास रच दी कि तीसरी बार में वो 2 बार से ज्यादा वोट लिया, 2 बार से ज्यादा सीटें। प्रीति जी आता हूँ, प्रीति जी आता हूँ, कह लेने दीजिए सूरज जी को, मैं आता हूँ पास जी। मैं यही बोल रहा था सर कि कभी ऐसा नहीं होता कि एंटी इनकम्बेंसी प्रो कन्वेंसी में बदल जाए कि आप 40 से सीधा 50 में पहुंच जाए, और ये हुआ है। और अगर कांग्रेस इस जीत से नहीं हटी, वो छत्तीसगढ़ में भी यही किए, वो पंजाब में भी वही किए, वो हरियाणा में भी वही किए, या आप शुरू दिन से इस चीज को बोल दो कि हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को धोखे में रख के एंड टाइम में 11th आवर में बोलोगे कि भी आप अपना देख लो, मैं अपना देख लो, तो ये होगा और तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। कांग्रेस को पुनः आत्ममंथन करने की जरूरत है कि वो जहां 70 सीट 65 सीट की बात कर रहे थे वो 35 में क्यों आए। अगर नहीं मानेंगे तो उसके कोई गन पॉइंट में नहीं मनवा सकता कि आपको मानना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वोटों का बिखराव हुआ है और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। प्रीति जी, वही हम निवेदन कर रहे थे पहले तो सूरज जी से कि वो अपनी पार्टी की बात करें, और सर संजय जी एक बहुत आंकड़ा एक हम आपका अटेंशन जो हम लाना चाहेंगे, पार्टी के विश्वासघाती लोग बता रहे हैं, हरियाणा के गठबंधन के लोग बता रहे हैं, आप विश्वासघाती पार्टी के विश्वासघाती लोगों की यही हक होगी, क्योंकि ये सबके विश्वासघात करके आ रहे हैं। दिनेश जी पहले कह लें, प्रीति जी मैं आपके पास आऊंगा। आंकड़े जो है, हालांकि पिछले 1 घंटे से इलेक्शन कमीशन ने अपडेट नहीं किया है, मगर अभी तक 9 पर इलेक्शन कमीशन पे जगह हरियाणा की जनता पे पता नहीं किस चीज पे हरियाणा की हो रही है, हार को स्वीकार करिए, बोलिए राहुल गांधी की हार है, कांग्रेस पार्टी की हार है, हमारी कूल नीतियों की हार है, बताइए इस डिबेट में, और इसको जनमत को एक्सेप्ट करिए। प्रीति जी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, पहली बार नहीं, आप बहुत गलत बात बोल के यहाँ पे बहुत अच्छा डिबेट कर रही है, बोलती है यहाँ कहाँ से हरियाणा के लोग वोट दिए। दिनेश जी परिवर्तित नहीं हुआ है, और अभी जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि 8-10 सीटें इधर उधर होती है, हरियाणा में अभी तक मात्र 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बहुत ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने 9 पे जीत दर्ज कर ली ऑलरेडी। आप आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, ये रुझानों की बात हो रही है अभी भी। हार स्वीकार करिए, और कहाँ लगा रखे हो, आपकी सरकार नहीं आ रही है, इस प्रदेश की हरियाणा की जनता ने जनमत बता दिया है, और आप लोग विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए, आपकी जगह वहीं पे झूठ और फरेब की राजनीति आप चलाते रहिए, इसीलिए हरियाणा की जनता ने आपको जनमत दिया है। प्रीति जी, और सूरज जी की बात से मैं सहमत हूँ, सूरज जी जैसे लोग की बात भी तो थोड़ा करिए ना। चलिए दिनेश जी, जम्मू कश्मीर पे बात करते हैं, क्या हुआ 370 का आपका जो इतना बड़ा दावा था, क्यों जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको नकार दिया, जहां पर जम्मू कश्मीर की जनता ने हमको नहीं नकारा है। प्रीति जी, अपनी बात पहले आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। जम्मू और कश्मीर में हमारी सीटें बढ़ी है, वोट का परसेंटेज बढ़ा है, और गर्व से कहते हैं हमने 370 हटाया है।
छोड़ करके यूनियन टेरिटरी। और इसी बीच आप सभी को मैं रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। नतीजों में जेपी नड्डा, अमित शाह ने सीएम से बात की है। एक बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम मोदी शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से एक वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो अभी हरियाणा में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, उसके बाद के ये अपडेट्स हैं। बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 29 सीटों पर आगे है रुझानों में। नतीजों के बीच जेपी नड्डा, अमित शाह ने सीएम नायब सैनी से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, तीसरी जीत की ओर बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, आंकड़ों में पूर्ण बहुमत, रुझानों में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 29 सीटों पर आगे है। बड़ा नुकसान जैसा एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे थे। जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने सीएम सैनी से बात की है। बीजेपी दफ्तर में इस वक्त जश्न का माहौल है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। ठीक है, फिर हम आगे अब चर्चा शुरू अपनी जारी रखते हैं। रमेश पांडे जी से एक बार मैं पूछ लूं उनका, रमेश पांडे जी से एक बार मैं पूछना चाहता हूं। रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, अभी जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, जम्मू कश्मीर में जो अभी रुझान आ रहे हैं उनकी बात हो रही थी चर्चाओं में, मैं भी देख रहा था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अभी वहाँ पर 29 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, लेकिन उससे लगभग 4 सीटों का फायदा भी दिखाई दे रहा है। आप जम्मू कश्मीर में आए इस परिणाम को, परिणाम मत कहिए, अब ये रुझान है, हो सकता है मान लें अगर ये परिणाम में बदलता है, इसे किस रूप में देखते हैं? क्या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में संभावनाएं कुछ बनती हैं, या फिर वो जो कश्मीर का, जो खाड़ी का वो जो हिस्सा है जहाँ से कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी नहीं मिलेंगे या फिर वहाँ जीत बड़ी मुश्किल है, तो ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। जम्मू और कश्मीर के बीच हमेशा एक जादुई आंकड़े के लिए भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार का संघर्ष करना होगा। दूसरी बात हम देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, बड़ी अच्छी सीट्स मिली हैं उन्हें, 26 सीटों पर वो पिछले चुनाव की तुलना में आगे चल रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस को भी यहाँ देखते हैं, कांग्रेस यहाँ भी नुकसान पर है। ठीक है, गठबंधन में आगे हैं, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन इंडिविजुअल बात करें कांग्रेस की तो लगभग 6 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है इस वक्त। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इस पूरे समीकरण को किस रूप में देखते हैं? पार्टी वाइज भारतीय जनता पार्टी को फायदा, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो निश्चित रूप से एक बड़ा गेम किया है। रमेश जी, देखिए, अगर इंटायर जम्मू कश्मीर दोनों की हम बात करें जी, तो जम्मू कश्मीर में पिछले लंबे समय से कांग्रेस हाशिए पर रही है। आप देख रहे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस आज जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा है। कांग्रेस छोड़ करके फारूक अब्दुल्ला की फैमिली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बना लिया। पीडीपी जो है वो भी कांग्रेस का ही कभी हिस्सा रहा करती थी, वो अलग होकर के पीडीपी उन्होंने बना लिया। अब आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के एक जम्मू कश्मीर से आने वाले एक और बड़े नेता गुलाम नबी आजाद हुआ करते थे, उन्होंने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया और अपनी अलग पार्टी बना ली। आज स्थिति ये हो गई है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या किसी अन्य दल से समझौते की बात हमेशा करती है, और इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही है। अगर इसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का किसी से अलायंस नहीं है जम्मू कश्मीर में, वो इंडिविजुअल चुनाव लड़ रही है, और इंडिविजुअल चुनाव में उसने वो मुख्य विपक्ष का रोल अदा कर रही है। तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर ऐसा इलाका है जहां हिंदू आबादी वाले वोटरों की संख्या कम है, और ऐसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक मजबूत दस्तक दी है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे की ही बात कही जानी चाहिए और कही जा सकती है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस वहां अभी भी नुकसान उठा रही है, और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में एक संभावना है, एक उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन अभी भी मैं जो ये कहूंगा कि उस इलाके में, जम्मू कश्मीर के इलाके में जो दहशतगर्द लोगों का जो एक खौफ था, वो खौफ अभी भी कायम है। उस खौफ को जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार अभी भी मेरे ख्याल से दूर नहीं कर पाई। जी
ठीक है। सूरज जी एक बात बताइएगा, क्योंकि एक बात आपने कही हरियाणा को लेकर, लेकिन फिर आपसे मैं एक बार फिर बात करना, हालांकि देखिए आपसे भी एक पूछूंगा तो आप यही कहेंगे ये तो आला कमान का विषय है, ये संगठन के मुखिया ही जानेंगे, वही बताएंगे। लेकिन जैसा आपने खुलकर आपने एक बात कही तो निश्चित रूप से पार्टी लाइन होगी ये, तो आपने वही बात की होगी। तो क्या अब ऐसी स्थिति बनती है, आप देख रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस को कि अब भी समझ जाइए, अब भी समझ जाइए, तो क्या कोई अंतिम चर्चा होने जा रही है कि भाई अगर ऐसे में अगर यही सब होता रहा तो काम नहीं बनेगा? कुछ आप तय करने जाने हैं आने वाले दिनों में कि राज्यों को लेकर भी जहां पर कि गठबंधन की बात हो रही है वहां पहले तय हो जाए, काफ़ी पहले तय हो जाए? आपने जैसा कहा कि बिल्कुल एंड टाइम अंतिम वक्त ये बता दिया गया कि गठबंधन नहीं होगा, इसलिए आपको बड़ा नुकसान हुआ, जबकि पहले आप बड़ा दावा कर रहे थे कि आप हरियाणा में बड़ा कमाल करने जा रहे हैं। उस वक्त भी जब गठबंधन नहीं है आपको पता था? सूरज जी। संजय जी, मैंने जैसा पहले कहा कि कुरुक्षेत्र जब देखिए जनरल इलेक्शन मोदी जी के चेहरे पे था और वहां कांग्रेस बड़ी पार्टी थी उसके बाद, लेकिन गठबंधन के कारण हम 4 विधानसभा सीटों में कुरुक्षेत्र के लीड लिए। एक गठबंधन, दूसरा गठबंधन आप जम्मू कश्मीर जाइए, आईएनसी और कांग्रेस का हुआ जहां वो स्पष्ट बहुमत पे आ रहे हैं। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि अगर आप वोटों का बिखराव करेंगे तो आप हारेंगे। और हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगभग 2% का अंतर है अभी, जो आप परिणाम में बदल रहा है या जो रुझान में है, और आम आदमी को भी टोटल 2% वोट ही मिल रहा है। तो आप सोचो कि कांग्रेस वहां से क्यों जा रही है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, अगर जहां पे हम बीजेपी स्पष्ट तौर से दिख रही थी कि हरियाणा में नहीं जीत रहे हैं, वहां कांग्रेस मतलब सूरज जी एक और इशारा है, मैं यही बात रमेश जी से ही पूछूंगा। मतलब कुल मिलाकर यह माना जा रहा है सांकेतिक रूप में ही सही, शाब्दिक तौर पर ही सही, कि भाई बीजेपी इतनी सशक्त हो चुकी है, अगर इसे हराना है तो एकजुट होना पड़ेगा पार्टियों को वहां पर, वरना राज्य में आप जीत नहीं सकते। अभी तो देश की बात हो रही थी, राज्यों में भी मुश्किल है, अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो एक साथ आना पड़ेगा। सूरज जी बस 10 सेकंड जी जी जी। मैं ये बोल, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है और एकदम क्लियर मैंडेट है जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी हरा सकती है, क्लियर मैंडेट है। बात मैं उन चीजों की कर रहा हूं जहां पे वोटों का बिखराव या जनता दिग्भ्रमित हो जाती है कि हम किसके साथ आप सोचो कि हरियाणा में जो दलित वोट है वो कांग्रेस को वोट करे कि वो आम आदमी पार्टी को वोट करे, कोई बीएसपी को वोट करे। तो जहां पे ये स्थिति बनती है कि हम अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो वहां बीजेपी जीत जाएगी, जो पार्टी वहां हार रही है। लेकिन जहां क्लियर मैंडेट है, हम तो कर्नाटक में बोलने नहीं गए कि भैया हमारे साथ आप गठबंधन कर लो, या और कई ऐसी जगह जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं जा रहे, लेकिन जहां पे वोट शेयर हमारा कॉमन हो रहा है, अगर उस वोट शेयर को आप डिवाइड होने दोगे तो आपकी हार सुनिश्चित है। बस इतनी सी बात है। जहां पे क्लियर है वहां आप लड़ो, लेकिन जहां डिवाइड हो सकता है उसके, अब मैं बोल रहा हूं ना, आप डाटा उठा के देखिए, 2% की मार्जिन है, 2% वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। आप हमारे कारण हार गए जहां आपकी सरकार मर रही थी, लेकिन बात वही है कि पांडव को हम 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं है, और आखिर में आपकी पूरी सत्ता चली जाती है। तो ये आप गठबंधन करने की जरूरत है कांग्रेस को। यही हाल इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया था, और अगर ये नहीं सुधरे तो हमारा जो है हम बढ़ते जाएंगे। अभी प्रीति जी बोल रही थी बधाई, मेहराज मलिक ने 1 सीट जीता ना, हम जम्मू कश्मीर में कहीं उद्घाटन तो किए, हम गुजरात में 5 सीट तो लाए, 35 सीट में सेकंड रहे, गोवा में 2 विधायक तो है। हमको जो मिलेगा हमारा प्लस है, हमारा माइनस कुछ भी नहीं है। माइनस कांग्रेस का होना है या उन दलों का होना है जो बीजेपी को हरा सकते हैं। प्रीति जी 5 गांव क्यों नहीं दे दिया भाई? 5 गांव दे देती हैं आप। देखिए, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने का केजरीवाल जी का सपना है, तो उसके लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए। अच्छी बात है, मेहनत करें। गठबंधन होगा नहीं होगा, कहाँ होगा, ये सब हर जगह टॉप लीडरशिप तय करती है। और इस तरह की बातें आज करना कि अपने हार का 2% वोट के लिए आप बोल रहे हैं कि पूरा हमें गठबंधन करके आप जितना सीट मांगे उतना दे देना चाहिए, तो ये बातें बहुत बचकानी बातें हो रही हैं। और अब आप अपने दम पर जब जीतने का दावा करते हैं तो आप अपने दम पर ही जीतिए।
गठबंधन होगा नहीं होगा, अगर आम आदमी पार्टी एक सीट जीती है जम्मू कश्मीर में, पर आप वहां तो गठबंधन की बात नहीं कर रहे थे, पर आपने एक सीट निकाल लिया, तो ये समीकरण हर राज्य का एक अलग रहता है। हम रमेश जी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रमेश जी ने आपको जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप खुद गए थे, जम्मू कश्मीर में हम चुनाव पे प्रचार में थे वहां पे, इसलिए हम जम्मू कश्मीर की जो स्थिति देख कर आए हैं। रमेश जी 370 का तो आपको बताएं कि वहां पर पूरी तरह से जनता बहुत ज्यादा नाराज रही है 370 के साथ साथ, जो वहां पर स्टेट को डाउनग्रेड किया गया, खास करके संजय जी कि स्टेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, क्योंकि इससे वहां की लोक जनता को नुकसान पहुंचा है, बहुत बहुत नुकसान पहुंचा है बहुत सी चीजों के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि अगर कोई लोकल छोटा सा कोई जॉब निकलता तो पहले वहां के लोग आपस में कम्पीट करते थे वहां के एजुकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से, अब तो वहां पे दिल्ली से भी जाकर के कोई वहां पर उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, और ऑब्वियसली एक एजुकेशन स्टैंडर्ड और सब चीजों का बहुत अंतर है। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत से नुकसान वहां की जनता ने उठाया है। ये सिर्फ दहशतगर्दी वाली बात नहीं, वहां के लोगों में नाराजगी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने लीड कैसे ले लिया वहां पर, ये वाली बात करेंगे आप। तो देखिए केंद्र 10 सालों से वहां भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार है, पीडीपी के साथ गठबंधन किया इन्होंने, पीडीपी के खिलाफ विचारधारा, दो विचारधारा, मगर सिर्फ सत्ता पाने के लिए इन्होंने पीडीपी से पहले गठबंधन किया, और उसके बाद देखे तो पिछले पूरे 10 साल से उनका वहां पर राज रहा है, बीजेपी ने कंट्रोल किया है चीजों को। इसके बावजूद वो वहां सरकार बनाने में अपने, हालांकि इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ, पर उन्हें जो पूरा विश्वास था कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह वो जीत जाएंगे, 10 साल तक उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को चलाया है। दहशतगर्दी वाली बात इसलिए, और ये ध्यान दीजिए कि पहले जो जिस दहशतगर्द की आप बात कर रहे हैं वो कश्मीर में था, अब तो जम्मू क्षेत्र में तक आ गया है। किश्तवाड़ में मोदी जी ने जब डोडा में वहां पर जिस दिन वहां पर चुनावी सभा किया, उसके 2 दिन आगे पीछे किश्तवाड़ तक में बगल में वहां पे आतंकवादी घटना अब हो रही थी। तो अब पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। आपको ये बता दें पुलवामा भी इन्हीं के राज में हुआ। तो ये सारी बातें कि दहशतगर्दी के कारण नहीं, बीजेपी ने 10 साल में पूरा कंट्रोल किया। केंद्र शासित राज्य में इलेक्शन हो रहा है, इन चीजों को आप बेहतर समझते हैं कि बहुत कुछ फर्क पड़ता है। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में वो सरकार नहीं बना पाई, ये उनकी विफलता है। रही बात कांग्रेस की, कि रमेश जी ने ये बात बहुत अच्छे से विश्लेषण कर ही दिया कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, सब कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है, बट ये रीजनल पार्टी से जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। राज्य में हमेशा रीजनल पार्टी का स्ट्रेंथ एक अलग रहता है, हमने हमेशा देखा है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन में आकर के जो सीटों का बंटवारा हुआ वो बहुत तार्किक हुआ, और उसका नतीजा हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सरकार बनी तय है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। दिनेश जी कह लीजिए, मैं थोड़ा रमेश जी से कुछ पूछना है। करूंगा। अभी जब प्रीति बोल रही थी मैं चुप था, मैं जब बोलूं तो प्रीति जी चुप रहे जी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो 370 का समर्थन कर रही है। अभी प्रीति जी 370 हटना नहीं चाहिए बोल रही है। ये देश के साथ विश्वासघात करने वाली पार्टी आपने और हमने सबने सुना है संजय जी। ये डायरेक्ट रूप से 370 धारा का समर्थन करके इन्होंने बता दिया कि 370 नहीं हटना था। इस देश से कश्मीर को अलग भाग हो जाना था। ऐसे मैं आपसे संजय जी निवेदन करूंगा, ऐसे वक्ता को मत बुलाया करिए। ये जब बोल रही थी, इसीलिए मैं ऐसे वक्ता के साथ डिबेट करना नहीं चाहता। इतने वक्ता टाइप का बात करे। प्रीति जी पूरा क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। ये पूरा क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। नहीं, आप जवाब दीजिएगा, आप बताइएगा कि क्या सही क्या गलत कह रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कह क्या रहे हैं, क्योंकि ये कह क्या रहे हैं ये भी सुनाई नहीं दे रहा है। आप पहले सुन लीजिए। ये प्रीति जी आज बैठ करके कांग्रेस की प्रवक्ता 370 धारा का समर्थन कर रही है। 370 नहीं हटना चाहिए। स्पष्ट रूप से संजय जी, आप, मैं, पूरा प्रदेश और पूरा देश इनका डिबेट को सुन रहा है। ये कांग्रेस की दुर्गति इसी वजह से हुई है। अरे गर्व से कहते हैं कश्मीर को जो इन्होंने भारत से काट दिया था हमने जोड़ा है, और इसके लिए भले ही हमारी पार्टी हार जाए लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है और भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा, चाहे हमारी पार्टी आए या मत आए। हम देश से समझौता करके हम भारतीय जनता पार्टी
कोई भी गद्दी पे बैठना नहीं चाहती, इसलिए हमने 370 हटाया है और ये बात करेंगे हमको वहाँ भारी बहुमत मिला है। हमको आप परसेंटेज देखिए, वोट का परसेंटेज, कश्मीर में हमारे वोट का परसेंटेज बढ़ा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यदि हम हार भी जाते हैं तो ये हार हमें, बिल्कुल आपके डिबेट में बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, ये हार हमें स्वीकार है, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, पार्टी पहले नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जब हम भारतीय जनता पार्टी की जब हम रीति और नीति सीखते हैं तो सबसे पहले हमको देश हित की बात सिखाई जाती है, और इसीलिए हम आज यहाँ हैं। और ये बात कर रही है ईमानदारी की, भ्रष्टाचारी लोग। आज सूरज उपाध्याय जी को मैं सुन रहा था, संजय जी मेरी बात रखने दीजिए, मैं सूरज जी को सुन रहा था, अरे ये वही सूरज जी हैं, यही अरविंद केजरीवाल है जो कांग्रेस को रामलीला मैदान पे भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने वाले लोग। आज किस हिसाब से भ्रष्टाचारी लोग एक होने के लिए एक दूसरे की दुहाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है, इसलिए ये सब, एक बात कह देता हूं संजय जी आपको, जब राजा ईमानदार होता है ना तो भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं। आपको दिख रहा है इस डिबेट में कैसे भ्रष्टाचारी लोग एक होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार को रोकने के लिए आज किस हिसाब से गुहार कर रहे हैं, ये आपको, मेरे को और सबको देखने को मिल रहा है। और ये वही लोग हैं जो राम मंदिर और 370 का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी है और आतंकवाद का समर्थन करती है। आतंकवाद अगर 70 साल में कहीं पनपा है और अगर कश्मीर में आतंकवादियों का गढ़ बना है तो ये कांग्रेस पार्टी की वजह से। और आज हम बोल रहे हैं, चाहे आपको रोकूंगा दिनेश जी, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 41 सीटों पर लीड बनाई हुई है, स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती हुई भाजपा 29 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और इसी बीच जो महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी बेटी भी चुनाव हार चुकी हैं। एक बड़ा अपडेट आपको चुनाव से जुड़ा, सबसे बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर चुनाव जुड़ा, 41 सीटों पर लीड बना ली है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अपराजय बढ़त कहा जा सकता है, भाजपा 29 सीटों पर आगे है, करीब 4 सीटों का फायदा है। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। चलिए फिर से चर्चा की ओर वापस लौटते हैं। आप कह रहे थे दिनेश जी, अब मैं सीधा जवाब ले लेता हूं प्रीति जी से, फिर रमेश जी से कुछ पूछना है, सूरज जी से कुछ बोल देता हूं। प्रीति जी जवाब दे लीजिए। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आतंकवादी घटनाएं सिर्फ बढ़ी हैं वहां पर। हम फिर से याद दिलाएंगे जिस दिन डोडा में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का वहां पे सभा थी, बगल में किश्तवाड़ में आतंकवादी घटना घट रही थी। ये इन्होंने आतंकवाद, और इन्होंने तो नोटबंदी भी की थी और आतंकवादी का सफाया किया था। तो आतंकवादी इनके राज में, हम ये भी ना भूले कि चाहे वो हाईजैक हुआ इंडियन एयरलाइन प्लेन का या ऐसी जितनी पुलवामा की घटनाएं तो भूल ही नहीं सकते हैं। इनके ही राज में ये सारी घटनाएं घटती हैं। आतंकवाद को बढ़ावा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, पहली बात। दूसरी बात ये कर रहे थे कि झूठ बोलते हैं, इसलिए इनका नाम ही होता है भ्रष्ट एवं झूठी पार्टी। हमने 370 के लिए इन्हें ये सचेत किया कि वहां की जनता, क्योंकि आप लोगों ने 370 के साथ क्या किया, स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया। एग्जाम्पल के साथ आपको बताया यहाँ पर कि इससे वहां के युवाओं का क्या नुकसान हुआ, वहां के लोगों का क्या नुकसान हुआ है। तो इस चीज की नाराजगी वहां पर है। वरना देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आज सरकार बनानी चाहिए थी वहां पे, उस हिसाब से वो सरकार बनाने की स्थिति में कहीं से नहीं है, और ये गठबंधन है जो सरकार बना रही है। ये नाराजगी है वहां के लोगों की, ये दुख है। तो ये झूठ यहाँ पर बैठकर ना बोले। माँ भारती की सेवा करने वाले का जो दावा कर रहे हैं, ये 50 सालों तक तो तिरंगा नहीं लहराया था इन लोगों ने। और इस देश को एकजुट करने वाली, जब ये छोटे छोटे यहाँ पर राजे रजवाड़े हुआ करते थे,
है, उसे कांग्रेस पार्टी ने इसे एकजुट किया है। तो इस तरह की झूठ और अफवाह फैला करके इन लोगों ने देश को दिग्भ्रमित बहुत किया है, परंतु देश की जनता अब समझ रही है। और इसीलिए यही कारण है कि देखिए, आज ये अगर ये गठबंधन की बात कर रहे हैं अपने दम पर, क्यों नहीं ये तीसरी बार सरकार, केंद्र सरकार तो नहीं बना पाए ना अपने दम पर, आज भी बैसाखी पर ही है ये। और जैसे जैसे चुनाव का रिजल्ट आएगा, ये इनकी बैसाखी कमजोरी पड़ने वाली है। हम फिर बोलेंगे संजय जी, अगर आप आंकड़ों पे ध्यान दें तो जीत हरियाणा में अभी तक कांग्रेस पार्टी की ज्यादा हुई है। आप आंकड़ों पे ध्यान दीजिए, आप रुझानों पर सिर्फ मत टिके रहिए। अभी भी 8-10 सीट का उलटफेर होना, जहां मार्जिन 2000 से कम का चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। मैं रमेश जी देखिए, जैसी एक चर्चा होती है, एक देश एक विधान एक निशान एक संविधान, तो इसमें अब राज्यों में जैसा कि मैं देखता हूँ निर्बाध आवागमन एवं जिसकी स्वतंत्रता जो दी गई, स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें कहीं भी जाने की, आवागमन की, निर्बाध आवागमन की, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता होती है। जम्मू कश्मीर इससे अछूता था। जो बातें अभी हो रही थी, चर्चाओं में आ रही थी, जब 370 हटा और भी कुछ प्रावधान हटाए गए, तब वो भी भारत के एक सामान्य राज्य जैसा बन गया। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत से प्रदेश के लोग आते हैं, यहाँ की परीक्षाओं में बैठते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं बहुत से लोग आपको मिलेंगे, प्रदेश के अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हैं, सरकारी नौकरी पे हैं, प्राइवेट काम पे हैं, बहुत सी जगहों पर हैं। अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे तो यही देखने को मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ के लोग भी मिलेंगे, अन्य प्रदेशों के लोग भी मिलेंगे। तो एक बात, जम्मू कश्मीर अब वैसा बनने जा रहा है जैसा प्रीति जी बता रही हैं, क्योंकि बाहर के लोग भी वहाँ पर जाकर परीक्षा देंगे, वहाँ पर जाकर नौकरियों में। संजय जी, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा, जब आप यूनियन टेरिटरी होते हैं जी, यूनियन टेरिटरी और स्टेट में यहाँ पे एक अंतर आ जाता है जी। यूनियन टेरिटरी के तौर पर आपको पर सारी चीजें दिल्ली से लागू हो जाती है। यूनियन टेरिटरी आप अगर काडर भी देखेंगे आईएएस ऑफिसर्स का, तो वो दानिक काडर में आ जाते हैं। तो ये नहीं, बिल्कुल वो इसलिए वो राज्य नहीं है, राज्य के पूर्ण दर्जा के लिए, इसीलिए हमारी आवाज मुझे पता है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। पता है प्रीति जी, पता है। दिल्ली में भी बहुत से लोग काम करते हैं, दिल्ली में भी देश के अलग अलग हिस्सों के बहुत से लोग काम करते हैं, और भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर भी देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत से लोग हैं, काम करते हैं। कुल मिलाकर एक देश एक विधान एक निशान एक संविधान की जब बात करते हैं तो समरूपता की बात करते हैं, एकरूपता की बात करते हैं। भिन्नता किसी प्रकार की नहीं होती है, भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होता है। समता समानता का अधिकार तो संविधान प्रदत्त है, जो कि कहीं अछूता था कश्मीर से, जो माना जा रहा था, वो फिर से वहाँ पर लागू हुआ है। स्वागत योग्य है, सभी स्वागत करते हैं। कांग्रेस ने भी स्वागत किया था कि एक समरूपता होनी चाहिए, एक निशान एक संविधान। संविधान आपसे ज़्यादा कौन मानता है, तो एक संविधान ही पूरे देश में होना चाहिए। सही बात है। रमेश जी, थोड़ा बताइएगा कि ये जो बातें होती हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग मतलब अवसर की अगर बात करें, तो आप लगातार देखते हैं, आपने पिछली चर्चाओं में भी आपसे कुछ बातें हुई थी, तो जब जम्मू कश्मीर की बात होती है और वहाँ पर जब 370 के हटने की बात होती है, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अब चुनाव की बात होती है, ये तीन मैं कोने ले रहा हूँ ट्रायंगल के, जब तीनों बातें होती हैं, तो क्या वहाँ पर जनमानस पर, युवाओं पर, या फिर कहीं ये वैसे लोग जो कि काम के अवसर वहाँ तलाश रहे हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा मनोभाव उनके भीतर विकसित हुआ है कि उनका अधिकार लिया जा रहा है? ऐसा कोई मनोभाव वहाँ पर है? बात विषय बहुत ये गंभीर है और बहुत बड़ा विषय है। इस पर एक अलग से ही डिबेट हो सकती है। इस संक्षिप्त समय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जी कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल कैटेगरी का दर्जा क्यों दिया गया, ये देश के हर नागरिक के मन में, जो अन्य राज्यों में है, उसके दिमाग में एक सवाल उठता है कि भाई आखिर जम्मू कश्मीर में हमें सहभागिता करने का अवसर क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग आकर सहभागिता कर सकते हैं, तो मैं जम्मू कश्मीर जाकर सहभागिता क्यों नहीं कर सकता हूँ? ये एक सामान्य सवाल है जी। सवाल ये भी है कि क्या जम्मू कश्मीर को अलग करके एक स्पेशल दर्जा दे करके भारत का कुछ विशेष अलग हिस्सा दर्ज किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरे ख्याल से समरूपता तो होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी वैसे ही समरूपता होनी चाहिए जैसे छत्तीसगढ़ में है, जैसे मध्य प्रदेश में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, जैसे राजस्थान में है, हरियाणा में है, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में है। मेरे ख्याल से ये मनोदशा वहां के नौजवानों पर भी होगी।
अब रही बात सर्विसेज की, आप देखिए तो पिछले 10 सालों में मेरे ख्याल से मोदी जी की गवर्नमेंट में इस बात पर विशेष फोकस किया गया है कि वहां के बच्चे जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, यूपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके पहले का इतिहास ऐसा नहीं रहा, जहां तक मैं जानता हूं। बहुत ज्यादा जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना बात जरूर कहूंगा कि आज वहां बच्चे देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। अब रही बात कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बहुतायत बहुमत क्यों नहीं मिला, तो मैं ये कहता हूं कि वहां एक लंबे समय से जो मानसिक मनोदशा है वो अभी उसमें बहुत ज्यादा मौलिक बदलाव नहीं आया है। जब ये मौलिक बदलाव आएगा तभी कोई बदलाव हो पाना संभव नजर आएगा। जी सूरज जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी संजय जी, स्पेशल दर्जे वाली बात आई तो मुझे हंसी आया जी कि जब जिसकी बारी आई वो अपने हिसाब से पैकेज लाने चालू किया। ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं सर, मैं नई बात करता हूँ। मोदी जी ने क्या सोच के 2 राज्यों को विशेष राज्य का पैकेज दे दिया, एक को 55,000 करोड़, एक को 18,000 करोड़। मतलब वो आंध्र प्रदेश बिहार 70 साल पहले की गलती गिना रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो गलती हुई उस गलती को गिनाने वाला कोई नहीं है। दूसरी चीज, आप पैकेज दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ अति पिछड़ा है। हमको यह देखना होगा कि देश के राजस्व में कौन कितना योगदान देता है। तो देश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करने का काम छत्तीसगढ़ करता है, सबसे ज्यादा लोहा प्रोड्यूस करने का काम छत्तीसगढ़ करता है, सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करने का काम छत्तीसगढ़ करता है, सीमेंट प्रोड्यूस करता है। राजस्व हमसे लोगे। भारत देश का सबसे अमीर जोन बिलासपुर जोन आज रेल सुविधा के नाम से वंचित है। कोई भाजपाई, कोई राजनीतिक विश्लेषक इस बात की आवाज नहीं उठाता। यहाँ हजारों ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही हैं। यहाँ की जनता के साथ छल किया जा रहा है। हम मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, इसलिए छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। अगर छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, सबसे बड़ा जोन है, सबसे बड़ा कमाऊ पूत है, तो यहाँ के लिए आवाज उठाने वाले लोग कहाँ हैं? मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगा, यहाँ की आवाज कब उठेगी? बताइए दिनेश जी। सूरज जी आपको बता देता हूं, जो कांग्रेस के, सुन लीजिए सूरज जी, जो कांग्रेस के साथ आप मिल करके इतनी बड़ी बात कर रहे हो ना, ये 70 साल तक इस छत्तीसगढ़ महतारी को छत्तीसगढ़ राज्य के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाया और मध्य प्रदेश पूरे छत्तीसगढ़ के खजाने को 15 साल कांग्रेस साल तो आप ही शासन में थे यहाँ, इसीलिए बता रहा हूं छत्तीसगढ़ राज्य हमने बना के यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाया। आप बिलासपुर जोन की बात कर रहे हो ना, जो आप इतनी बड़ी बड़ी कलकत्ता जोन हुआ करता था, वहां से हमारे पास फंडिंग आते थे। 70 साल में इन्होंने बिलासपुर को जोन नहीं बनाया। अगर बिलासपुर को जोन बनाया तो हमने बनाया। इस छत्तीसगढ़ राज्य को असली हक दिया तो हमने दिया। आप बात कर रहे हो ट्रेन रद्द की, अरे 70 साल में इन्होंने 20,000 किलोमीटर बस जो कांग्रेस रेलवे के विद्युतीकरण करके गए थे, छोड़ दिए थे। आज पूरा का पूरा ट्रेन का विद्युतीकरण हमने दिया। आप बात कर रहे हैं ट्रेन रद्द होने की, अरे 2 फ्री और तीसरी और चौथी लाइन अगर बिछा रहे हैं, हम बिछा रहे हैं। और जब लाइन बिछती है तो परेशानी होती है, जब सड़क बनती है तो सड़क खुदेगी, तब परेशानी होगी। इसलिए अभी तीसरी और चौथी लाइन बन रही है। आपको बता दूंगा स्टेशन की वही स्थिति बना दिए थे। आज वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनाने के लिए देश के 500 रेलवे स्टेशन को हम वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बना रहे हैं, इसलिए ट्रेनें रद्द हो रही है। आपको बता देता हूं, वही 50 और 60 की स्पीड में, ये 70 साल से आपकी कांग्रेस पार्टी 50 और 60 की स्पीड से ट्रेन दौड़ा रही थी। आज 130 और 160 की स्पीड से अगर मेरे घर के दरवाजे से अगर ट्रेन दौड़ रही है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। क्योंकि आप अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, पहले 1 मीटर कोई भी रेलवे का पटरी को आप काटते तो 52 किलो का वेट आता। इसका मतलब होता है उसकी 52 टन की कैपेसिटी थी, लेकिन हमने आज 1 मीटर काट लीजिए 72 किलो वेट आएगा। 72 टन की कैपेसिटी का हमने रेलवे ट्रैक बिछाया है। रेलवे ट्रैक बदली हुई है तो परेशानी होगी। और रही बात, कोई भी अच्छी योजना आती है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। आप विधवा विलाप कर रहे हैं, आप और आपकी पार्टी के लोग बैठ के, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि डेवलपमेंट को भी आप लोग दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए यहाँ छत्तीसगढ़ महतारी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे बना देते छत्तीसगढ़ राज्य, जब आपके श्यामा प्रसाद
ये जब श्यामाचंद्र शुक्ला जी थे, क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों छत्तीसगढ़ का पैसा मध्य प्रदेश में ले गए? क्यों बिलासपुर जोन का पैसा कलकत्ते में ले गए? आप इतनी अन्याय करने के बाद भी आपने ये स्थिति किया। ये दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य ही इस छत्तीसगढ़ महतारी के लोगों ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ का गलत। संजय जी जी संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे हम। आप कह लीजिए, फिर मुझे कंक्लूड करना है प्रीति जी संक्षेप में। वो राजधानी ट्रेन, शताब्दी ट्रेन, मुझे लगता है दिनेश जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, भूल जाते हैं राजधानी ट्रेन की स्पीड कितनी रही है। यहाँ राजधानी ट्रेन दौड़ा करती थी, शताब्दी ट्रेन तमाम पूरे देश में दौड़ती रही है। ट्रेन भी हम छत्तीसगढ़ में हमने चालू किया, आप क्या बात करोगे? राजधानी ट्रेन भी हमने यहाँ छत्तीसगढ़ में दिया, आप क्या बात करोगे? जो बहरूपिये लोग, जो छत्तीसगढ़ के बहरूपिये लोग, बहरूपियों की बात हो, प्रदेश की जनता नहीं सुनने वाली है। चलिए, चूंकि समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा रमेश पांडे जी से। रमेश जी सुन पा रहे हैं? जी आप सुन पा रहे हैं? जी रमेश जी, बस इसको फाइनल आप कंक्लूड कीजिएगा। ये दोनों प्रदेशों के चुनाव हैं, पार्टियों के आपके प्रदर्शन है, आपने प्रदर्शन देखे हैं पार्टियों के कैसे प्रदर्शन है। एक जगह अनएक्सपेक्टेड पा रहे हैं, दूसरी जगह वही स्थिति बन रही है जैसा कि सोचा गया, लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा करती नज़र आ रही है। कुल मिलाकर इन दो चुनाव के माध्यम से आप अंतिम टिप्पणी क्या देना चाहेंगे? समीक्षात्मक एक टिप्पणी आपकी चाहिए, दो चुनाव क्या बताते हैं? देखिए, हम जिस बिंदु पर चर्चा नहीं कर पाए हरियाणा के मुद्दे पर जी, तो हरियाणा का जो इलेक्शन हुआ वो जाट वोट, नॉन जाट वोट और दलित वोटों पर रहा। कांग्रेस पार्टी जाट वोटों पर केंद्रित रही, भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट वोटों पर केंद्रित हुई और डिसाइडिंग फैक्टर वहां का दलित वोटर बना। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई इस तरह की कि कांग्रेस हमेशा किसान आंदोलन से लेकर के जो खिलाड़ियों के आंदोलन को लेकर के जाटों को बहुत वरीयता दिया, और तो पिछले 30 सालों से वहां जाटों का जबरदस्त राजनीतिक वर्चस्व कायम रहा। अभी तो कांग्रेस की सरकार में जाट नेता ही वहां मुख्यमंत्री होते रहे। उसका इफेक्ट इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से भुनाया और उसका लाभ उठा लिया भारतीय जनता पार्टी। ये एक ऐसा विश्लेषण है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दिए। बिल्कुल तमाम गुणा, लेकिन मैं भी चर्चा कर रहा था, अभी जब मैं ऑफिस बैठा हुआ था चर्चा कर रहा था इसी विषय पर कि जाट गैर जाट कि मालूम था भारतीय जनता पार्टी को कि जाट जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, वहां इनको कुछ नहीं मिलने वाला, तो गैर जाटों को इन्होंने साधा था। जैसा कि कश्मीर की भी बात करें, इन्हें पता था कि जो गुफ्तार गठबंधन है वहां से इन्हें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलने वाला। जम्मू कश्मीर में भी, तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने निर्दलियों को साधा था। जैसा कि मैं उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका मैं एक बयान सुन रहा था कल या परसों, उन्होंने कहा था कि निर्दलियों के टच में हैं हम सरकार बनाने के लिए। तो दो एक बड़े विषय थे। जी कहिए रमेश जी। अभी अब दूसरा जो प्रमुख मुद्दा यह है कि जो सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल से आए, तो आप एग्जिट पोल्स लोकसभा चुनाव से देखिए, लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल्स आए पूरी तरह से फेल साबित हो गए। अभी विधानसभा में जो एग्जिट पोल आए वो जम्मू कश्मीर का तो लगभग सही दिख रहा है, हरियाणा में पूरी तरह से फेल नजर आए। तो एग्जिट पोल में से पहले मैं बता दूं कि महावीर फोगाट का मैं एएनआई पे एक बयान पढ़ रहा था एग्जिट पोल आने से 2 दिन पहले। तो महावीर फोगाट ने ये बात कही थी कि जैसा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रति वोटरों का रुझान एग्रेसिव रहा, वैसा विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रहा है, और विधानसभा चुनाव में 50-50 की स्थिति है। तो आप अगर रिजल्ट देखें तो कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव से प्लस किया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले चुनाव से प्लस किया है। नुकसान जजपा, इनेलो या अन्य दलों ने उठाया है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। जी यही इसका संक्षेप में सार था। बिल्कुल सारांश यही है रमेश जी। तो आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, अतिथिगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद, सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ ही साथ रमेश पांडे जी आपने विश्लेषण किया, विशद विश्लेषण किया, चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम जो बातें कर रहे हैं कि दो प्रदेश के जो परिणाम हैं, रुझान हैं अभी जो आ रहे हैं, हालांकि वो परिणाम में अब धीरे धीरे
बदलते जा रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले और एक आध घंटे में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कितनी सीटें किसको। हालांकि यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि 2 राज्यों में बहुमत के आंकड़े को किसने पार कर लिया है या फिर सरकार कौन बनाने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में, और दूसरी ओर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो अभी इस चर्चा में हम फिर से अपने विशेष मेहमानों के साथ फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।